फंडामेंटल राइट पे हम लोग थे। फंडामेंटल राइट क्या है? अगर कोई एक पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, हम लोग बात कर रहे थे कि डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स क्या है। लेट्स हैव अ फ्यू मोर मिनट्स टाइम ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। ये होता क्या है? जैसे एक कोई एग्जिस्टिंग लॉ है, एक लॉ है जो एग्जिस्टिंग लॉ है, अगर वह इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल लॉ से, फंडामेंटल राइट से, यह इनऑपरेटिव हो जाए कम से फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन यह डेड नहीं होगा, यह क्या हो जाएगा? यह फंडामेंटल राइट से ओवरशैडो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई ऐसा लॉ है जो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है, तो यह अस्तित्व में रहेगा, एग्जिस्टेंस में रहेगा, लेकिन यह ऑपरेट नहीं होगा। इसको फंडामेंटल राइट ओवरशैडो कर देगा। इट मींस क्या है? यह डॉर्मेंट रहेगा। अब यह है जो एक लॉ है जो डॉर्मेंट है, जो फंडामेंटल राइट से ओवरशैडोड है, यह एक लॉ बन जाएगा कब? जब कोई क्वेश्चन डिटरमाइन किया जाए, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन इन द कोर्ट। वो कौन सा राइट जो कि कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के पहले का था। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के पहले, यू सी दिस, इट इज फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, जिसके पास फंडामेंटल राइट नहीं है, जिसको फंडामेंटल राइट नहीं दिया गया है, सवाल आपका इन्हीं दो पॉइंट से बन रहा है कि वह जो लॉ है वह बेहतर लॉ कैसे होगा? जो लॉ है जो डॉर्मेंट है, ओवरशैडोड बाय द फंडामेंटल राइट है, वह अगर इस बात को लेकर व्याख्यायित किया जाए फॉर द टाइम पीरियड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, अगर उसको इंटरप्रेट किया जाए फॉर द पर्सन हु डज नॉट हैव द फंडामेंटल राइट, तब क्या हो गया? वह लॉ एक गुड लॉ होगा, वह लॉ एक ऑपरेटिव लॉ होगा। Got this point? जो आर्टिकल 13(1) है, उसने दिया है कॉन्सेप्ट डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स का। जो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स का कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है? वह आर्टिकल 13(1) ने दिया। अगर आप आर्टिकल 13 पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स आ रहा है। दूसरी बात कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स है वह किसके लिए है? फॉर द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो जो आर्टिकल 13(1) है वह प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में बात करता है। जो आर्टिकल 13(2) है यह बात करता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कि कॉन्स्टिट्यूशन के अस्तित्व में आ जाने के पश्चात। तो 13(1) और 13(2) में यह एक अंतर समझने की कोशिश करिए। और सुप्रीम कोर्ट ने 13(1) और 13(2) को ऐसे ही डिस्टिंग्विश किया है उसकी फिजियोलॉजी से। Therefore, these two section articles are applying on two different issues. जो आर्टिकल 13(2) है, जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, मतलब क्या हो गया? कॉन्स्टिट्यूशन के अस्तित्व में आने के पश्चात के कानून। जो आर्टिकल 13(2) है वो अप्लाइज टू पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। वो प्रोहिबिट क्या करता है? मेकिंग एनी लॉ एब्रिजिंग द फंडामेंटल राइट्स। कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकते जो फंडामेंटल राइट को वॉल्यूट करता हो। आर्टिकल 13 क्या करता है? वह अप्लाई करता है ऑन द प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज, और यह ऐसा कोई प्रोहिबिशन नहीं रखता है। क्लियर?
If you see Article 30 or 32, you will understand what I'm trying to explain you. तो इसलिए इन द केस कोई ऐसा इस उस मामले में जो लॉ कंट्रोवीन्स द फंडामेंटल राइट, तो सिर्फ ऑपरेट्स नॉन सिटीजन। तो एक एक्ट जो डिक्लेयर किया जाता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल अंडर आर्टिकल 14, 19 एंड 32, वह रिवाइव हो जाता है जब वो रखा जाता है 9th शेड्यूल। यहां जाता है 9th शेड्यूल। अगर किसी चीज को 9th शेड्यूल में डाल देते हैं तो फंडामेंटल राइट के वायलेशन के बावजूद, सपोज आपने कोई कानून बनाया, वह कानून फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, then that law will not be applicable because it is violating the fundamental right. The moment you shift that law to the 9th schedule, it will become operative. Clear? बताइए मेरे को, क्लियर हो और नॉट क्लियर? क्लियर हो क्या? कल बात किया था, अगर कोई आपका एक्ट बनाते हैं तो उस अगर वो एक्ट फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है तो उस एक्ट को आपको री इनेक्ट करना पड़ेगा, आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, क्या फंडामेंटल राइट को वेव किया जा सकता है? क्या कोई आदमी अपने फंडामेंटल राइट को त्याग सकता है? यह बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या आपके पास जो अपना मूल अधिकार है उसको त्याग सकते हो? 9th शेड्यूल का पर्पस ही वही था। 9th शेड्यूल को एग्रीगेट रिफॉर्म के लिए लाया ही गया। तो 9th शेड्यूल में जो आप डालना चाहो डाल सकते हो, अपनी पार्लियामेंट की इच्छा पे है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को डिसाइड करना चाहें कि फंडामेंटल राइट कोई आदमी त्याग सकता है नहीं त्याग सकता है, तो इसको हम 2 ब्रॉड कैटेगरीज में देखने की कोशिश करते हैं। एक जो राइट है इंडिविजुअल का, दूसरा जो राइट है जनरल पब्लिक के लिए है, फॉर इंडिविजुअल एंड फॉर जनरल पब्लिक। तो जो एक आर्गुमेंट दिया जाता है, किसी आदमी के पास यह अधिकार है, he can waive his fundamental right. Therefore, any law infringing the fundamental right, a person can waive his fundamental right. The meaning thereby कि a law, the law in question could be enforced against the individual. अगर कोई ऐसा कानून बने जो किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन करता हो, तो व्यक्ति अपने अधिकार को त्याग सकता। इट इज द प्रिंसिपल, द पॉलिसी, द इश्यूज फ्रॉम वेयर वी वांट टू स्टार्ट द आर्गुमेंट द केस। यू आर अंडरस्टैंडिंग द केस कि अगर किसी इफ ए पर्सन whose fundamental right is being violated, he can waive his right. अब इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? You cannot do this. Why? Fundamental right is not for individual being. Fundamental right is for the society as a whole. जो राइट्स दिए गए हैं वो क्या है? वह एक पब्लिक पॉलिसी की तरह दिए गए हैं। इसलिए जो डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर है वह अप्लाई नहीं हो सकता। तो फर्स्ट थिंग यू अंडरस्टैंड, दिस फंडामेंटल राइट इज गिवन एज ए पब्लिक पॉलिसी, इट इज नॉट फॉर इंडिविजुअल। देयरफॉर एज ए पॉलिसी, एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल, you cannot waive the fundamental right. It's clear? तो फंडामेंटल राइट को आप एज ए पॉलिसी आप वेव नहीं कर सकते हो। अब उसको जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट क्या बोलते हैं, आर्टिकल 14 कैन नॉट बी वेव्ड।
Why? Because it is a matter of public policy. How public policy? यह एक इक्वलिटी को इंश्योर कर रहा है। इक्वलिटी इंडिविजुअल में पूरी सोसाइटी के लिए है। दूसरा, फंडामेंटल राइट्स मैंडेटरी एक स्पेल ऑन द स्टेट। अब कोई सिटीजन अपने एक्ट्स ऑफ कंडक्ट से उसको वेव नहीं कर सकता। जो सर्टेन ऑब्लिगेशन इज इम्पोज्ड। जो फंडामेंटल राइट है वह स्टेट पर सर्टेन ऑब्लिगेशन इम्पोज करता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन इस बात में कोई डिस्टिंक्शन नहीं करता है इंडिविजुअल और पब्लिक पॉलिसी में। कॉन्स्टिट्यूशन बात में कोई डिस्टिंग्विश नहीं करता है कि बेनिफिट ऑफ एन इंडिविजुअल एंड दोज इन एक्टिंग पब्लिक इंटरेस्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक पॉलिसी। इसमें कोई डिस्टिंग्विश नहीं करता है। इसलिए जुडिशरी का प्रिंसिपल है कि प्रोटेक्ट करें देयर राइट्स अगेंस्ट देमसेल्व्स। तो इस सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बाद यह कहा गया, यह इस्टेब्लिश प्रोपोजिशन हो गया कि एक इंडिविजुअल अपने राइट को वेव नहीं कर सकता है। क्लियर? जो आपका ये सवाल है वो आर्मी एयरफोर्स के लोग है, वह आपका रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में आता है। प्रॉब्लम निर्मल, यू वाज नॉट माय क्लास इन द लास्ट टाइम। यू कैन मेक अ लॉ फॉर द आर्मी, it comes under the reasonable restriction. If you are making a law applicable for army, if you are trying to take away the freedom of expression of army, it's a reasonable restriction. If you remember my class, I already explained in detail this issue. You can impose reasonable restriction. A reasonable classification is permissible. Focus clear? जो फंडामेंटल राइट्स है वह क्लेम किसके अगेंस्ट होता है? अगेंस्ट द स्टेट, नॉट अगेंस्ट द प्राइवेट बॉडीज। लेकिन कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जिसको क्लेम किया जाता है अगेंस्ट प्राइवेट बॉडीज, जैसे आर्टिकल 17, आर्टिकल 23। तो कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो एक्सप्लेन की, जो बाय लॉ जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर अगेंस्ट द स्टेट, बट ए फ्यू फंडामेंटल राइट्स आर अगेंस्ट प्राइवेट बॉडीज। उसमें आर्टिकल 17 है, 23 है। तो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज किया गया है आर्टिकल 12 में, जो स्टेट की बात करता है, वह एक सिग्निफिकेंट भी देता है कि अगर आप आर्टिकल 12 देखिए, यू रीड आर्टिकल 12, ओपन आर्टिकल 12, यू सी उसमें क्या कहा है, स्टेट को डिफाइन किया गया है। तो फंडामेंट और आर्टिकल 13 देखिए, इसमें स्टेट की बात की गई है। तो मेजर, तो मैक्सिमम लॉस जो फंडामेंटल राइट है वो प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट स्टेट, बट देयर इज फ्यू फंडामेंटल राइट्स व्हिच गिव्स द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इंडिविजुअल, अगेंस्ट द पार्टीज आल्सो। तो अगर आर्टिकल 12 देखें तो आर्टिकल 12 में जो कहा गया है कि जो स्टेट है वो क्या कर है, गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट्स, लोकल अथॉरिटीज, अदर अथॉरिटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अगर आर्टिकल 12 को हम डिफाइन करें कि स्टेट क्या क्या है, तो गवर्नमेंट हो गया, पार्लियामेंट हो गया, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, लोकल अथॉरिटीज हो गए और अदर अथॉरिटीज हो गई। जो अदर अथॉरिटीज क्या है, जो अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो जितनी अथॉरिटीज हैं, तो एक डिफिनीशन क्या है, स्टेट की डिफिनीशन समझनी बहुत जरूरी है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक्सप्रेशन है आर्टिकल 12 में, वो है अदर अथॉरिटीज। बाकी जो स्टेट है अदर अथॉरिटीज, ये अदर है।
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो अदर अथॉरिटी, जो मोस्ट डिबेटेबल अदर अथॉरिटीज है। अब अगर देखा जाए तो अथॉरिटीज को डिफाइन नहीं किया कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या है ये क्या है, नेचुरल पर्सन्स एज वेल एज ज्यूरिस्डिक्स पर्सन। तो जो गवर्नमेंट है एक्ट करती है थ्रू नेचुरल पर्सन एज द ज्यूरिस्डिक्शनल पर्सन, और सब फंक्शन जो डिस्चार्ज किए जाते हैं थ्रू द ट्रेडिशनल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, सब फंक्शन डिस्चार्ज किए जाते हैं थ्रू ऑटोनोमस बॉडीज जो एग्जिस्ट करती है आउटसाइड द डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर, जैसे कंपनीज हैं और कॉर्पोरेशंस हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सर्टेन टेस्ट लेट डाउन किया है इस बात को जज करने के लिए कि वेदर ए बॉडी इज इंस्ट्रूमेंटली ऑफ गवर्नमेंट और नॉट, की जो बॉडी है वो गवर्नमेंट की है नहीं है। यह बहुत फेमस केस है अजय हसिया, जिसमें इस बात को डिसाइड किया गया है और एक टेस्ट लेट डाउन किया गया है। जो टेस्ट है बेस्ड ऑन द प्रेमाइस ऑफ इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन held by the state, degree of financial assistance provided by the state, amount of state control over the organization, functions of the corporation closely related to the government functions, transfer of department of function of a government to a corporation। अगर इसमें से कोई फैक्ट दिखता है तो क्या दिखता है, यह गवर्नमेंट की एजेंसी है, और तब वह अथॉरिटी आर्टिकल 12 में स्टेट की डिफिनेशन में आ जाएगी। क्लियर? बोले तो एक इशू क्या हो गया, स्टेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, स्टेट की डिफिनेशन क्या है। यह सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, इसको आप लोग जरूर समझने की कोशिश करिए। तो जो हम इसको अगर जो अजय हसिया का केस है, उस केस ने इस बात को काफी क्लियर कर दिया है। इट्स फाइन। अब जुडिशरी स्टेट में आती है या नहीं आती है, जुडिशरी स्टेट का लाइक है नहीं है। अगर देखें तो जुडिशरी को आर्टिकल 12 में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया है। अब जुडिशियल एंड नॉन जुडिशियल फंक्शंस, जुडिशरी के दो काम है, एक जुडिशियल काम है, एक नॉन जुडिशियल काम है। तो रूपा अशोक खेरा केस में कहा गया है कि जो कहा गया है कि बेंच हैज डिक्लेयर्ड नो फाइनल ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कैन बी चैलेंज अंडर आर्टिकल 32, फर्स्ट इशू। इसलिए द कोर्ट्स व्हिच हैव द पावर टू डिटरमाइन देयर ओन जुरिसडिक्शन आर नॉट कमिंग अंडर द डोमेन ऑफ द स्टेट। लेकिन जो ट्रिब्यूनल्स हैं, ट्रिब्यूनल्स वह इस परिभाषा के बाहर है, तो वह but tribunals are not coming under the definition, इसमें tribunals नहीं आते हैं। Therefore, जो determination of criminal और other similar bodies हैं in violation of criminal can be challenged in writ proceedings। किस ground पे? That they are without jurisdiction। लेकिन even the determination cannot be challenged in proceedings unless they are without jurisdiction। समझने की कोशिश करिए कि जो उनका जुडिशियल फंक्शन है हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का, वह स्टेट की डिफिनीशन में नहीं आता है। लेकिन जो ट्रिब्यूनल्स हैं वह स्टेट की डिफिनीशन में आती है, वह सुप्रीम कोर्ट के डिसाइड के इस फंक्शंस में, इस डिफिनीशन में नहीं आती है। Got it? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कोर्ट्स व्हिच हैव द पावर टू डिटरमाइन देयर ओन जुरिसडिक्शन आर नॉट कमिंग अंडर द डोमेन ऑफ द स्टेट। कोर्ट जो अपना जुरिसडिक्शन खुद डिटरमाइन करती है वह स्टेट के डिफिनीशन में नहीं आती है।
क्योंकि ट्रिब्यूनल अपना जुरिडिक्शन को डिटरमाइन नहीं करती है, इसलिए वह स्टेट की डिफिनीशन में आ जाती है। क्लियर? नॉट क्लियर? यस, जुडिशियल फंक्शन वह फंक्शन होता है जिसमें न्याय प्रदान किया जाता है। नॉन जुडिशियल फंक्शन वह फंक्शन है जिसमें न्याय प्रदान नहीं किया सकता। अगर आप किसी कोर्ट का दो फंक्शन, एक फंक्शन क्या है, कोर्ट जस्टिस देती है, दूसरा फंक्शन क्या है, कोर्ट्स का एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है कि कोर्ट कैसे केस को लिस्टिंग करे, कोर्ट के कर्मचारी कैसे काम करें, कोर्ट किस तरह से काम करे, कोर्ट की टाइमिंग क्या हो। दीज आर द नॉन जुडिशियल फंक्शंस। The judicial functions are not coming under the state, non-judicial functions are coming under the state. It's clear? ये सब सवाल प्रीलिम्स में कहीं कहीं आए हुए हैं IAS में, कहीं कहीं अगर नहीं आए हैं तो दे हैव द कैपेबिलिटी टू कम। मैंने अशोक हसीजा के केस बताया कि स्टेट का कंट्रोल कितना है। अगर स्टेट का कंट्रोल है, वो इंस्ट्रूमेंटल टू स्टेट कोई चीज है, तो वह स्टेट की डिफिनीशन में आ जाएगी। स्टेट कंट्रोल स्टेट का रिक्वायर्ड है, तो जो SBI है, PNB है, इसमें स्टेट का स्टेक है, कंट्रोल है। ये नहीं हुआ? जो US सुप्रीम कोर्ट है वह अपने ही डिसीजंस के अगेंस्ट इंटरटेन करती है पिटीशन। तो जो US सुप्रीम कोर्ट है इंटरटेन पिटीशन अगेंस्ट कोर्ट ऑफ स्टेट। जो रिलायंस है ऑन द यूएस डिसीजन क्या है, यह मिसप्रेडिक्ट है। क्यों? अपार्ट फ्रॉम क्यों है कि जो डिसीजन दिए जाते हैं इन वो सेंट्रल में, वहां पर क्या है, सेंट्रल और स्टेट जुडिशरी सेपरेट है। हमने पहले बताया कि सेंट्रल और स्टेट जुडिशरी अमेरिका में सेपरेट है, ऐसा भारत में नहीं है। और डिसीजन एक का कैन नॉट बी टेकन अपील टू अदर। इसमें जो हाईएस्ट कोर्ट है ऑफ यूएसए, वो गिव्स अ रीजन which is not consistent with any fundamental rights or any other part of the constitution। उसकी रेमेडी क्या है? रेमेडी टू अपहोल्ड द सुप्रीमेसी ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा इंडिया में नहीं है। आप अगर इतनी से काम हो जाएगा कि इंडिया में जुडिशरी यूनिटरी है, यूनाइटेड स्टेट में जुडिशरी यूनिटरी नहीं है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर स्टेट का कंट्रोल है तो स्टेट का पार्ट है। अगर पीपीपी मॉडल में स्टेट का कंट्रोल है तो स्टेट का पार्ट है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, इसमें देयर इज नो इशू लेफ्ट इन दैट। तो चूंकि अमेरिका में जुडिशरी यूनिटी नहीं है, इसलिए अमेरिका की तुलना में इंडिया का मॉडल डिफरेंट है। इसलिए इंडिया में और अमेरिका के मॉडल में डिफरेंट है। तो इंडिया में नॉट ओनली द जुडिशरी इज यूनाइटेड, जो सारे डिसीजंस है ऑल कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल में, वो सब्जेक्ट टू द अपील इन सुप्रीम कोर्ट है। ऐसी सिचुएशन अमेरिका में नहीं है। इकोनॉमिक, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ने फंडामेंटल राइट को कैसे चेंज किया है? दिस क्वेश्चन में कम एट एनी टाइम। ये सवाल जानना जरूरी है। जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ इंडिया में, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, अब लिबरलाइजेशन हुआ, उसका फर्क क्या हुआ? वर्ल्ड इकोनॉमी से इंडियन इकोनॉमी इंटीग्रेट हो गई। इससे यह डाउट होने लगा कि जो फंडामेंटल राइट है उसमें चेंज क्या होगा। तो फंडामेंटल राइट कुछ is why these issues emerges in front of us। पहली बात क्या है? Increasing role of private enterprises। Before the economic liberalization, the role of
the private enterprises were limited one. लेकिन as the issue of economic liberalization taken place, the role of private enterprises increases and role of the state is started decreasing. तो जो फंडामेंटल राइट है उनका वायलेशन स्टेट की तुलना में प्राइवेट इंटरप्राइजेस से ज्यादा होने लग गया। दूसरी बात, जो प्राइवेट इंटरप्राइज है वो इटसेल्फ क्लेम करने लगे फंडामेंटल राइट एज ए लीगल पर्सन। जैसे कॉर्पोरेशन है, मल्टीनेशनल है, वो आने लग गए तो उन्होंने फंडामेंटल राइट की मांग करनी शुरू कर दी एज ए ज्यूरिसडिक्शनल पर्सन। इसलिए जो इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट है वह डिपेंड हो गया मोर ऑन पॉलिटिकल प्रोसेस देन ऑन द कोर्ट्स। फंडामेंटल राइट का जो इन्फोर्समेंट है वह पॉलिटिकल प्रोसेस की तरफ बढ़ने लग गया। तो यह ओपिनियन हैज स्टार्टेड कमिंग, द फंडामेंटल राइट नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय ए पॉलिटिकल प्रोसेस रादर देन द कोर्ट्स। तो जो अपना पॉलिटिकल और सिविल राइट था, जो पोजीशन था, उसमें किस तरह पहुंचा गया। तो कोर्ट हमेशा अवेलेबल है इन्फोर्स करने के लिए, लेकिन चूंकि जो डेफिनेशन ऑफ स्टेट है उसका इंटरप्रिटेशन एक शिफ्ट लेने लगा। तो जो कोर्ट का जो इट इज स्टेट का इंटरप्रिटेशन है जब वो शिफ्ट होने लगा तो कोर्ट के पास ज्यादा स्कोप आ गया डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वायलेशन ऑफ द राइट्स। इस कनेक्शन में फिनोमिनल एडवांसमेंट आया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा और इसने एक डिसिसिव रोल प्ले किया शेपिंग द पॉलिटिकल एंड जुडिशियल प्रोसेस इन सपोर्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। और उनका जो वायलेशन है वह स्क्रूटनी में आ गया, नॉट ओनली नेशनली बट ऑल्सो इंटरनेशनली। यह राष्ट्रीय ही नहीं अंतरराष्ट्रीय तौर पर भी यह परीक्षित होने लगा। तो फंडामेंटल राइट का इकोनॉमिक लिबरेशन के बाद एक जो महत्वपूर्ण वर्तन आता है उसमें जैसे आप देखिए जो आर्टिकल 14 है, अगर हम इसको देखें कि जो फ्यू फंड जैसे राइट टू इक्वलिटी है ये अवेलेबल है अगेंस्ट लीगल और नेचुरल पर्सन दोनों के लिए। जो आर्टिकल 14 है अवेलेबल लीगल और नेचुरल पर्सन के लिए और मोस्ट ऑफ देम बाय द नेचुरल एंड इंटेंट आर ओनली टू नेचुरल पर्सन, लेकिन उसका ज्यादातर हम किसके है नेचुरल पर्सन के है। जो इनहेरेंट लीगल और नॉन, अगर इसको देखा जाए तो नेचुरल पर्सन के लिए ज्यादा यूज था। तो इस बात का क्वेश्चन अराइज नहीं हो रहा था कि यह अवेल किया जाए बाय कॉर्पोरेशन मच लेस देन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। जो फंडामेंटल राइट है, जो दूसरी प्रीमाइस कहती है कि जो एक एडवांसमेंट आया इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद उसमें जो फंडामेंटल राइट का जो क्लेम था वह आर्टिकल 14 का वह मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में दिखाने लगे और कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट थे जो सिर्फ सिटीजन के लिए थे। जब सिटीजन के लिए थे तो उसके लिए वह लोग क्लेम नहीं कर सकते जो सिटीजन नहीं थे, लेकिन जो वह फंडामेंटल राइट थे जो अवेलेबल थे टू लीगल पर्सन, जिसमें उसमें भी राइट टू इक्वलिटी क्या थी, कोड ऑफ इक्वलिटी बात होने लगी, इक्वलिटी ऑफ रिस्पेक्ट। यह इनकैपेबल हो गई ऑफ एप्लीकेशन टू नेचुरल पर्सन। तो यह जो वेल एस्टैब्लिश्ड प्रोपोर्शन था कि सेम स्टैंडर्ड ऑफ इक्वलिटी डू नॉट अप्लाई टू बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो एक कॉन्सेप्ट था कि बिजनेस और इकोनॉमिक एक्टिविटी को उस तरह का फंडामेंटल राइट नहीं दिया जा सकता जैसे इंडिविजुअल को दिया जाता है, जैसे लाइफ लिबर्टी की इशू है। यह पूरा एक सिस्टम एक चेंज में लगा और जो यूनिवर्सल एक्सपेंशन था ह्यूमन राइट का यह इंश्योर करने लगा इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट इन चेंजिंग सिनेरियो। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन इन जनरल
तो जो कॉन्स्टिट्यूशन इन जनरल है वह इस बात को देखने लग गया, इस बात को हम समझने लग गए कि जो जो कॉन्स्टिट्यूशन है पूरी तरह से हम समझने लग गए कि कैसे जो फंडामेंटल राइट में चेंजेस आ रहा है बिजनेस और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, वह कैसे प्रभावित कर रहा है। तो यह नए चैलेंजेस को कैसे समझा जाए, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आया उसने फंडामेंटल राइट में कैसे चेंज किया। इट्स योर द लेक्चर ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। If you want to another point, I can start another point. Otherwise, if you want to rest, I can give you some. Tell me. मेरे ख्याल समझ में आ गया कि फंडामेंटल राइट का अब क्वेश्चन क्या है कि लिबरलाइजेशन से फंडामेंटल राइट में क्या फर्क आया, हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट इट। यस यस यस, यस, ये सवाल अच्छा है, समझने लायक है कि फंडामेंटल राइट का इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन से क्या रिलेशनशिप है। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि एक हम इस बात से समझने की कोशिश करते हैं कि जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आया तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इंडिया में जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ उसने क्या किया, वर्ल्ड इकोनॉमी को इंडियन इकोनॉमी से जोड़ दिया। तो यह बात शुरू हो गई अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। द डाउट बेस्ड दो बातों पे है। पहली बात क्या है, जो इंक्रीजिंग रोल है प्राइवेट इंटरप्राइज का और डिक्रीजिंग रोल है स्टेट का। तो फर्स्ट क्या है, increasing role of private enterprise and decreasing role of state. Clear? पहली बात आप क्या लिखिए, अब इसलिए पॉइंट वाइज लिखिए। पहली बात क्या लिखिए कि जो रोल इंक्रीज हुआ प्राइवेट इंटरप्राइज का और रोल डिक्रीज हुआ स्टेट का, तो फंडामेंटल जो राइट वायलेट होना शुरू हुआ मोर बाय द प्राइवेट प्लेयर्स देन बाय द स्टेट। तो फर्स्ट क्या हो गया कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन प्राइवेट प्लेयर ज्यादा करने लगे और स्टेट कम करने लगा। क्लियर? नाउ राइट दिस सेकंड पॉइंट। और सेकंड पॉइंट, जो प्राइवेट इंटरप्राइज थे वह खुद क्लेम करने लग गए फंडामेंटल राइट का। कैसे? एज ए लीगल पर्सन। जो लीगल पर्सन के रूप में वह खुद क्लेम करने लग गए अपने फंडामेंटल राइट को, जो कॉर्पोरेशंस थे और मल्टी कॉर्पोरेशंस थे। अब फंडामेंटल राइट जो, अब इसके बाद क्या हो गया, जब आप यहाँ बहुत ज्यादा लोग आने लगे आपके जीवन में, फंडामेंटल राइट जो है जो कोर्ट पर डिपेंडेंट था वह पॉलिटिकल प्रोसेस पर डिपेंड होने लगा। एक्चुअली फंडामेंटल राइट का अल्टीमेट डिटर्मिनेशन इज ओनली बाय पॉलिटिकल प्रोसेस। If you see the whole series of the litigation post 1947, then fundamental right has been addressed by a lot by political process. Therefore, if you want to answer the question, you always try to say there's a fundamental right need to be sorted out by political process. If I wanted to answer in the interview, say the political process is the ultimate answer, not the courts. तो जो पॉलिटिकल प्रोसेस था इसने फंडामेंटल राइट को ज्यादा एड्रेस करना शुरू किया। जो इन्फोर्समेंट ऑफ है ऑलमोस्ट ऑल इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स, ये डिपेंड, देखिए आप इसको याद रखिए, इन्फोर्समेंट, अभी लाइन लिखिए, इन्फोर्समेंट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल economic and social rights depends more on political process than on the court. It's clear? किसी भी व्यक्ति का, इंस्टीट्यूशन का जो पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स है, जो पोजीशन है, is unlikely to change and the court shall always be available to enforce them. अब इन केसेस में जो डिफिनेशन ऑफ स्टेट है
जो कोर्ट ने इंटरप्रेट किया हैज इनफ स्कोप टू कवर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वायलेशन। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वायलेशन है उसको कोर्ट ने कवर करना शुरू किया। तो जो डेफिनेशन ऑफ स्टेट है उसको अगर हम ध्यान रखें तो जहां पर कोर्ट ने जो डेफिनेशन की स्टेट की उसमें इनफ स्कोप था कि वो कवर कर सके डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वायलेशन ऑफ द राइट्स। जो फिनोमिनल एडवांसमेंट हुआ इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इसने डिसिसिव रोल प्ले किया। किसमें? शेपिंग द पॉलिटिकल एंड जुडिशियल प्रोसेस। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इसने एक डिसिसिव रोल प्ले किया। किसमें? शेपिंग द पॉलिटिकल एंड जुडिशियल प्रोसेस। इसके सपोर्ट में फंडामेंटल राइट। अब जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन था यह नेशनली एंड इंटरनेशनली दोनों लेवल पर इसको पहले नेशनली हुआ करता था, लेकिन आफ्टर द ग्लोबलाइजेशन यह इंटरनेशनल स्कूपी लगा। इस बात में कोई संदेह नहीं है। ए फ्यू फंडामेंटल राइट्स, जिसमें राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 आर अवेलेबल टू लीगल पर्सन एज वेल एज ए नेचुरल पर्सन। जो आर्टिकल 14 है यह लीगल और नेचुरल पर्सन दोनों को अवेलेबल है। तो इस पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा? लेकिन मोस्ट ऑफ देम बाय देयर नेचुरल एंड इंटेंट आर अवेलेबल ओनली टू द नेचुरल पर्सन। ये अवेलेबल दोनों को है, लेकिन जो इसका मोस्ट इंटेंट है किसको है? नेचुरल पर्सन का है। दे कैन नॉट इनहर ए लीगल और नॉन नेचुरल पर्सन। यह लीगल और नॉन नेचुरल पर्सन को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए नो क्वेश्चन अराइजेस ऑफ देयर बीइंग अवेल्ड ऑफ बाय द कॉर्पोरेशन मच लेस देन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। और कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट है जो अवेलेबल है ओनली टू द सिटीजन्स। दूसरा इशू, ऐसी फंडामेंटल राइट्स है जो अवेलेबल है ओनली टू द सिटीजन्स। इसका मतलब क्या हो गया कि उन जो फंडामेंटल राइट सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है उनके साथ क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा, वो कैसे दिख जाएंगे। तो जो कॉर्पोरेशन है, पर्टिकुलर फॉरेन कॉर्पोरेशन है, कैन नॉट बी सिटीजन्स, वह सिटीजन नहीं हो सकते हैं। इसलिए नो क्वेश्चन अराइज ऑफ देयर क्लेमिंग दोस राइट। इसलिए वह उस राइट को क्लेम नहीं कर सकते हैं। क्लियर नॉट क्लियर? जो फंडामेंटल राइट जो अवेलेबल है टू लीगल पर्सन, जिसमें राइट टू इक्वलिटी की बात है, मे बी सेड दैट द कोर ऑफ इक्वलिटी, जो क्या है, इन रिस्पेक्ट इन इक्वलिटी ऑफ रिस्पेक्ट इज इनकेपेबल ऑफ एप्लीकेशन टू नॉन नेचुरल पर्सन। कौन से ऐसे हैं जो नॉन नेचुरल पर्सन पे एप्लीकेबल नहीं है? तो जो नेचुरल और नॉन नेचुरल पर्सन के बीच का जो डिफरेंस है, जो इक्वलिटी कॉन्सेप्ट कैसे इंटरप्रेट किया जाएगा, तो यह एक वेल सेटल्ड प्रोपोजिशन है। सेम स्टैंडर्ड्स ऑफ इक्वलिटी। आप देखिए लास्ट पॉइंट, ये लास्ट, यू जस्ट सी दिस, आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट दिस, कि सेम स्टैंडर्ड ऑफ इक्वलिटी do not apply to business and economic activities as apply to other matters। जिसमें क्या है? लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का इशू देखिए। तो यह होप किया जा रहा है कि इवॉल्विंग यूनिवर्सल एक्सपेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स will ensure suitable efficacy to and enforcement of fundamental rights in changing scenario। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है इन जनरल और फंडामेंटल राइट इन पर्टिकुलर आर कैपेबल ऑफ मीटिंग द चैलेंजेस ऑफ एनी चेंज इन सोसाइटी। इज क्लियर? यू वांट मोर एक्सप्लेनेशन? ये बड़ा परफेक्ट ये लास्ट का इशू है कि अगर आपको फंडामेंटल राइट के बारे में कुछ देखना है कि इन चेंजिंग सिनेरियो हाउ द फंडामेंटल राइट इज हियर। जो वर्ल्ड की इकोनॉमी चेंज हुई है उसमें फंडामेंटल राइट कैसे चेंज हो रहा है। Hope it's clear. If anyone has any doubt, I can try to again. ये क्लियर होना मस्ट है, क्योंकि ये सब ऐसी चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए। देखिए सिंपल आप फंडामेंटल राइट लिंक पढ़ो उससे कुछ पढ़ा जाना नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि सिंपली पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, अनलेस अंटिल यू आर एबल टू इंटरप्रेट, कोई फायदा नहीं।
तो आवर जॉब इज टू अंडरस्टैंड हाउ टू इंटरप्रेट इट। अगर ये सवाल आ जाता है कि हाउ यू आर लुकिंग फंडामेंटल राइट इंटरनेशनली, या सवाल ये आता है हाउ यू लुकिंग फंडामेंटल राइट आफ्टर द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, सवाल ये आ जाता है द वर्ल्ड हैज बिकम ए ग्लोबल विलेज, इन दैट सिनेरियो हाउ द फंडामेंटल राइट इज गोइंग टू बी इंटरप्रेटेड। सवाल तो ऐसे आते हैं ना, आप इफ यू सी द मेंस पेपर, इवन सी द प्रीलिम्स पेपर, सवाल इसी तरह से आते हैं। ये कोई आपसे नहीं कहने जा रहा है, ये आपसे कोई नहीं कहने जा रहा है कि फंडामेंटल राइट में हमको आर्टिकल 14 लिख के बताओ या आर्टिकल 13 लिख के बताओ, कोई नहीं कहने जा रहा है। दे ऑलवेज आस्क, गुंजन कर रहा हूं कोई नहीं कह रहा है। हर आदमी क्या कह रहा है, कोई भी एग्जाम क्या कहता है जो आईएएस के स्टैंडर्ड का है कि आप मुझे एप्लीकेशन जाओ। देखिए लास्ट पॉइंट क्या है, सीधे लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या है, जो सेम स्टैंडर्ड ऑफ इक्वलिटी है वह अप्लाई नहीं हो सकती है बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो अप्लाई होती है अदर बिजनेस लाइफ एंड लिबर्टी। इकोनॉमिक एंड बिजनेस एक्टिविटी पर सेम स्टैंडर्ड ऑफ इक्वलिटी अप्लाई नहीं हो सकती है जैसा व्यक्ति की लाइफ एंड लिबर्टी पर अप्लाई होता है। लेकिन कहा जा रहा है ये हम वो कर सकते हैं जिस तरह से यूनिवर्सल एक्सपेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हो रहा है, यह इंश्योर करेगा सुटेबल इफिकेसी एंड इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट इन द चेंजिंग सिनेरियो। अगर आप ह्यूमन राइट के कॉन्सेप्ट को देखिए कितना चेंज हो रहा है, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, जो फंडामेंटल राइट लिखा गया है, इसके पास एक कैपेबिलिटी है कि चेंजिंग सिनेरियो में वह लोगों को न्याय प्रदान कर सके। क्लियर हुआ गुंजन? सर मच लेस देन एमएनसी क्या था, एक बार आप लोग फिर सुन लीजिए, ठीक है ना? क्या है फिर सुन लीजिए, हर आदमी को कोई इशू आ रहा है। लेट्स अगेन सी को चलिए फिर करते हैं। आप पढ़ते हैं उसी को इंटरप्रेट करता रहा हूं। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, आप कहीं लिखिए इसको, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जो वर्ल्ड इकोनॉमी हुआ है, इसने फंडामेंटल राइट के एप्लीकेशन पे नए सवाल खड़े किए। द फर्स्ट पॉइंट, with the economic liberalization and globalization, a certain new question has been started raising as far as the implementation of the fundamental right is concerned. अब दो बातों पर यह बात ही, पहला कि जब यह परिवर्तन आया है तो उससे क्या हुआ है कि जो फंडामेंटल राइट है वह प्राइवेट इंटरप्राइज के द्वारा ज्यादा अटैक हो रहा है रादर देन द स्टेट। दूसरी बात, जो प्राइवेट इंटरप्राइज है वह भी फंडामेंटल राइट को क्लेम करने लगा है। इट्स क्लियर? आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस इशू। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, जो इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट है, जिसको हम कहते हैं कोड करता है, वह पॉलिटिकल प्रोसेस पे ज्यादा डिपेंडेंट होगा इन कंपैरिजन टू द कोर्ट। क्लियर? इसको क्लियर ना उत्तर देखना। तो जो इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट है वह पॉलिटिकल प्रोसेस पे ज्यादा डिपेंडेंट है देन इन कंपैरिजन टू कोर्ट। जो इन्फोर्समेंट है ऑफ ऑलमोस्ट ऑल इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स, अब आप देखिए जो इकोनॉमिक और सोशल राइट्स है यह ज्यादा डिपेंडेंट है पॉलिटिकल प्रोसेस पे। आप अब अगले पिछले 50 साल 70 साल का प्रोसेस देखिए, सरकार ने पॉलिटिकल प्रोसेस के माध्यम से इकोनॉमिक और सोशल राइट देने की कोशिश की है। जो अपना जो कहते हैं स्टेट का डिफिनीशन है जो कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है, उसमें इनफ स्कोप है कि वह कवर कर सके डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वायलेशन ऑफ द राइट्स। आप देखिए मैंने स्टेट की डिफिनीशन एक केस लॉ के सहारे समझाने की कोशिश की थी। तो जो फिनोमिनल एडवांसमेंट हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, वह एक डिसिसिव रोल प्ले कर रहा है। किसमें?
शेपिंग द पॉलिटिकल एंड जुडिशियल प्रोसेस। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसका जो एडवांसमेंट है, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी डिसिसिव रोल प्ले कर रहा है शेप करने में पॉलिटिकल एंड जुडिशियल प्रोसेस इन सपोर्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अब इससे क्या हो गया कि जो वायलेशन है फंडामेंटल राइट का, अब वो इंटरनेशनली भी स्क्रूटिनाइज लगा, नॉट ओनली नेशनली या इंटरनेशनली भी स्क्रूटिनाइज लग गया। अब जो राइट टू इक्वलिटी है उस पर कंसिडर करते हैं। तो राइट टू इक्वलिटी की बात की जाती है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि राइट टू इक्वलिटी अवेलेबल है लीगल और नेचुरल दोनों पर्सन को। राइट टू इक्वलिटी लीगल को भी अवेलेबल है और नेचुरल को भी है, लेकिन क्या लीगल और नेचुरल पर्सन को राइट टू इक्वलिटी इक्वल पैरामीटर में दी जा सकती है? यह एक सवाल, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि जो राइट टू इक्वलिटी है, जो आर्टिकल 14 दे रहा है, जो लीगल और नेचुरल दोनों का है, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द राइट टू इक्वलिटी आर अवेलेबल ओनली टू नेचुरल पर्संस, दे कैन नॉट इनहेरिट द लीगल और नॉन नेचुरल पर्संस। इसलिए कोई क्वेश्चन राइज होता ऑफ देयर बीइंग अवेल्ड ऑफ बाय द कॉर्पोरेशंस मच लेस देन द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। तो यहां पर कॉर्पोरेशंस और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के बीच में फर्क नहीं किया जा सकता। यू गॉट दिस पॉइंट? अगेन लिसन केयरफुली, यू राइट डाउन दिस लाइन, मैं वही सामने बोर्ड से पढ़ रहा हूं। आर्टिकल 14 are available to legal persons as well as to natural persons, but most of them by their nature and intent are available only to natural persons. They cannot inherit in a legal or non-natural persons. इसलिए therefore no question arises of their being availed of by the corporations much less than multinational corporations. और कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को प्राप्त होते हैं। कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को प्राप्त होते हैं। उसके लिए क्या किया जाएगा? जो फंडामेंटल राइट्स सिर्फ सिटीजन को प्राप्त होते हैं। अब जो कॉर्पोरेशंस हैं, खासकर फॉरेन कॉर्पोरेशंस, जो सिटीजन्स नहीं हो सकते हैं, तो वह उन फंडामेंटल राइट्स को क्लेम नहीं कर सकते हैं। यहां तक कि जो फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू द लीगल पर्संस, right to equality, it may be said that the core of equality, namely equality of respect, is incapable of application to non-natural persons. ये applicable नहीं हो सकते हैं non-natural persons को। इसलिए यह वेल सेटल्ड प्रोपोजिशन उभर के सामने आ रहा है कि जो सेम स्टैंडर्ड ऑफ इक्वलिटी है do not apply to business and economic activities as apply to other matters, जैसे है life to liberty। लेकिन जो हमारा संविधान है, हमारा फंडामेंटल राइट है, जिस तरह से लिखा गया है, वह वर्ल्ड के चैलेंजेस को, इमर्जिंग चैलेंजेस को एड्रेस करने में पूर्णतः सक्षम है। क्लियर और क्लियर? Anyone has still doubt? Tell honestly. Tell honestly, anyone has still doubt? नेचुरल एंड नॉन नेचुरल। नॉन नेचुरल, नेचुरल कौन से होते हैं? जो व्यक्ति है नेचुरल है। नॉन नेचुरल कौन से हैं? जो कॉर्पोरेशंस हैं, जो कानून से बनते हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, सोसाइटीज हैं। try to have some understanding of the constitution by interpretative way. We always try to teach any part of the thing, चाहे environment हो, economics हो, politics हो, history हो, we always try to interpret in the way of the कहते हैं
अगर आप कुछ अगर चाहते हैं कि डू वन मोर टॉपिक, आई कैन डू इट, जस्ट टेक ए कॉल and I'm closing for the 10 minutes. You message me on the chat if you want to do it, I can do it again. तो मैं देख लूं, अगर आपका मेजॉरिटी करना चाहते हो, I will do it, otherwise I will do tomorrow. पॉलिटिकल प्रोसेस से फंडामेंटल राइट कैसे अफेक्ट होगा? आप जो पॉलिटिकल प्रोसेस जितने काम, इसी बातें ये बताइए कि जो हमने आरक्षण दिया वो क्या है? जो भी आरक्षण दिया वो क्या है? फंडामेंटल राइट थ्रू पॉलिटिकल प्रोसेस। जो पिछड़ों को, गरीबों को, महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया वो क्या है? उनके फंडामेंटल राइट को पॉलिटिकल प्रोसेस से दिया गया। यस और नो? कोड क्या कर सकता है? कोड इंटरप्रेट करेगा, लेकिन जो एक लार्जर इशू है कौन देगा? पॉलिटिकल प्रोसेस देगा। आप किसी भी इंटरव्यू में कहने की कोशिश मत करिएगा कि बल प्रयोग से या कोर्ट से सारा समाधान आएगा। समाधान जो सोशियो इकोनॉमिक है पॉलिटिकल प्रोसेस से ही आएगा, बिकॉज द पॉलिटिकल प्रोसेस द मेन थिंग। Yes, obesity reservation is political process. Yes, is exactly is political process. हमने आपको पढ़ाया 15.1, 15.3 लास्ट टाइम। उसमें क्या था? क्या 15.1, 15.3 एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं। 15.3 is supporting 15.1. 15.3 is giving a political process. Why constitution? Clear? Anyone else?